प्रिय छात्रों, सोशियोलॉजिकल पैराडाइम के लेक्चर 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। लेक्चर 1 में मैंने आपको समाजशास्त्र की परिभाषा के बारे में बताना आरंभ किया था। बहुत से विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं में एल.एफ. वार्ड एवं जिन्सबर्ग की परिभाषा को समझाया गया था। आज मैं 4 विद्वानों की परिभाषाओं की चर्चा करूंगा, जिसे आप देख रहे होंगे। एमाइल दर्खाइम, किम्बल यंग, मैकआवर एवं पेज एवं जॉनसन के द्वारा दी गई परिभाषाओं को मैं एक एक कर समझाऊंगा। तो चले हम एमाइल दर्खाइम की परिभाषा पर। एमाइल दर्खाइम एक प्रमुख सामाजिक चिंतक हैं। इनके कई सिद्धांत हैं जिसे हम बाद में पढ़ेंगे। अभी इनकी परिभाषाओं को लेकर मैं बढ़ रहा हूँ। इनके द्वारा समाजशास्त्र को डिफाइन किया गया है। इनका कहना है सोशियोलॉजी एज द साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशियोलॉजी एज द साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। ऊपर जो दी गई परिभाषा है एल.एफ. वार्ड, जिन्सबर्ग, उनसे थोड़ा भिन्न इन्होंने कहा है समाजशास्त्र एक विज्ञान है। तो किसका विज्ञान है? सामाजिक संस्थाओं का विज्ञान है। एल.एफ. वार्ड कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी और सोशल फेनोमेना। जिन्सबर्ग कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन एंड इंटर रिलेशन ऑफ देयर कंडीशंस एंड कंसिक्वेंसेस। इन दोनों की परिभाषाओं से थोड़ी भिन्नता रखते हुए एमाइल दर्खाइम कहते हैं कि सोशियोलॉजी एज द साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। समाजशास्त्र एक विज्ञान है। किसका विज्ञान है? सामाजिक संस्थाओं का विज्ञान है। देखिए, जब बारीकी से हम जाएंगे, थोड़ी गहराई में जाएंगे, तो सामाजिक संस्था क्या है यह आपके मन में विचार उत्पन्न होगा। सामाजिक संस्था के बारे में कल हमने कहा था, लेक्चर 1 में मैंने कहा था कि सामाजिक संस्था एक नियम है। किसी भी समिति को चलाने के लिए एक संस्था का निर्माण किया जाता है। कॉलेज चलती है, विद्यालय चलता है, उसको चलाने के लिए एक निश्चित नियम बनाए जाते हैं। पार्लियामेंट चलता है, तो उसको चलाने के लिए भी एक नियम की आवश्यकता पड़ती है। देश चलता है, एक कानून व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है। तो इन सारी नियमों को चलाने में भी सामाजिक संबंध की आवश्यकता पड़ती है। सामाजिक संबंधों को ध्यान में रखना पड़ता है। उसी तरह से एमाइल दर्खाइम ने एक वाक्य में स्पष्ट कर दिया कि सोशियोलॉजी एज द साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र सामाजिक संस्थाओं का एक विज्ञान है। अब हम दूसरे विद्वानों की बात करते हैं, किम्बल यंग की बात। इन्होंने लिखा है सोशियोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ मैन इन ग्रुप्स। किम्बल यंग भी कहते हैं कि समाजशास्त्र क्या है? तो मानव समूह के व्यवहारों का अध्ययन करता है। जब मानव समूह की बात करेंगे तो वहाँ भी एक सामाजिक संबंध की स्थापना होगी और उसके व्यवहारों का अध्ययन होगा। इन सबों से हटकर मैकआवर एवं पेज की परिभाषा को सभी लोग ज़्यादा उचित मानते हैं। कैसे मानते हैं? इनका कहना है कि सोशियोलॉजी सीक्स टू डिस्कवर द प्रिंसिपल्स ऑफ कोहेजन and of order within the social structure, the ways in which it roots and grows within an environment, the moving equilibrium, the necessary change, the forces which determine its direction at any time, so on. अब एक एक कर हम समझाते हैं आपको कि सोशियोलॉजी सीक्स टू डिस्कवर the principles of cohesion and order within the social structure. अब पहले हम ये समझेंगे कि sociology seeks to discover the principles of cohesion and order within the social structure का मतलब क्या हो रहा है। अब इनकी परिभाषा में आप दो मुख्य बात देख रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ कोहेजन एंड ऑर्डर ऑफ विद इन द सोशल स्ट्रक्चर। अब कोहेजन का मतलब क्या है यहाँ पर?
कोहेजन का मतलब है एक व्यवस्था। कोहेजन का मतलब है व्यवस्था, एकता। तो इसको आप ऐसे समझें हिंदी में कि समाजशास्त्र सामाजिक संरचना में एकता और व्यवस्था के सूत्रों की खोज करने की चेष्टा करता है। देखिए, डिस्कवर मतलब हो गया खोज। अब ये क्या करता है, तो सामाजिक संरचना में एकता और व्यवस्था कैसे कायम रहे, उसके क्या फार्मूला होंगे, इसकी खोज करने का प्रयास करता है। एक निश्चित परिवेश में, यहाँ लिखा हुआ है कि विदिन एन इन्वायरमेंट, विदिन एन इन्वायरमेंट। अब ये जो सामाजिक संरचना में एकता और व्यवस्था के सूत्रों की खोज करेगा, समाजशास्त्र सामाजिक संरचना में एकता और व्यवस्था के सूत्रों की खोज करने की चेष्टा करता है। तो कैसे करेगा, कहाँ करेगा, तो वह एक निश्चित परिवेश में करेगा जहां इस संरचना का जन्म एवं विकास होता है, और कैसे होता है, किस प्रकार होता है, उसे समझने की कोशिश करता है, तथा सामाजिक संरचनाओं के गतिशील संतुलन को, देखिए गतिशील मूविंग इक्विलिब्रियम, देख रहे हैं आप, उसे समझने की कोशिश करता है। किसे, तो सामाजिक संरचना का जन्म एवं विकास कैसे होता है, तथा सामाजिक संरचना के गतिशील संतुलन को एवं इनमें होने वाले परिवर्तनों की दिशा एवं उसके चरित्र को समझने का प्रयास करता है। इस तरह आप स्पष्ट है कि मैकएवन पेज ने समाजशास्त्र को बहुत ही व्यापक रूप में परिभाषित किया है, जिसमें कहा गया है, मैं फिर से एक सिरे से एक सीक्वेंस में मैं हिंदी में बता रहा हूँ आपको, जिससे हिंदी माध्यम के छात्रों को आसानी हो समाजशास्त्र की परिभाषा लिखने में। यदि आप गौर से सुने, एक तरीका से सुनेंगे, तो आपको लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। समाजशास्त्र सामाजिक संरचना में एकता और व्यवस्था के सूत्रों की खोज करने की चेष्टा करता है। एक निश्चित परिवेश में इस संरचना का जन्म एवं विकास किस प्रकार होता है, उसे समझने की कोशिश करता है, तथा सामाजिक संरचनाओं के गतिशील संतुलन को एवं इनमें होने वाले परिवर्तनों की दिशा एवं उसके चरित्र को समझने का प्रयास करता है। अब आप यह समझें, या स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। कोहेजन का मतलब मैंने बताया कि व्यवस्था, एकता। मूविंग इक्विलिब्रियम का मतलब होता है गतिशील संतुलन। एनवायरनमेंट का मीनिंग है परिवेश, वातावरण। अब समाजशास्त्र में स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर एक अलग चैप्टर है। इस शब्द को समझना आवश्यक है। यहाँ पर सबसे पहले समाजशास्त्र में संरचना की अवधारणा का प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। किसने किया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। सामान्य तौर पर संरचना या स्ट्रक्चर से हम क्या समझते हैं? इसका सामान्य अर्थ है बनावट। जैसे किसी घर की बनावट है, घर की एक संरचना है, तो घर को बनाने में आप बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करना पड़ता है। घर केवल कहने से घर नहीं बनता है। घर को बनाने के लिए आपको ईंट की आवश्यकता पड़ती है, सीमेंट की आवश्यकता पड़ती है, बालू चाहिए, लोहा चाहिए और बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। उसी तरह से सामाजिक संरचना का निर्माण कैसे होता है? तो सामान्य अर्थ में आप समझें कि सामाजिक संरचना या समाज या समूह में भी संबंधों की संरचना का होना आवश्यक है। जब तक संबंधों की संरचना का निर्माण नहीं होगा तो सामाजिक संरचना का निर्माण नहीं होगा। इस अर्थ में एक हमारे प्रोमिनेंट सोशियोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम आपने सुना होगा, या जिन्होंने नहीं सुना है वो नोट कर लें, रेडक्लिफ ब्राउन।
ने इसे समूहों एवं सामाजिक इकाइयों, समूहों के अंतर संबंधों एवं उनके विकास से जोड़ा है। स्ट्रक्चर के बारे में ब्राउन ने कहा कि समूह एवं सामाजिक इकाई, समूह और सामाजिक इकाइयों के बीच जो अंतर संबंध स्थापित होते हैं एवं उनके बीच जो विकास होता है, उसी से ब्राउन ने स्ट्रक्चर को जोड़ा है। स्ट्रक्चर शब्द का प्रयोग, संरचना, सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग बहुत सारे विद्वानों ने किया है और सबों ने अलग अलग अर्थों में किया है। अब एक शब्द मैं कह रहा हूं, प्रकारवादी, फंक्शनलिस्ट। अब आगे चलकर अब अभी जो आरंभ में बच्चों जिन्होंने पहली बार समाजशास्त्र की पढ़ाई आरंभ की है, उन्हें ये शब्द टर्म सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा। और जो पहले से पढ़ चुके हैं, खासकर जो भी बीए में हैं, एमए में हैं या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने पढ़ा होगा, या सिविल सर्विसेज में जो पहली बार सोशियोलॉजी को ऑप्ट किया है, उन्हें भी थोड़ा अटपटा लगेगा। तो प्रकारवादी शब्द को मैं संक्षिप्त में बता दूं, इसका अर्थ होता है फंक्शनलिस्ट। फंक्शनलिस्ट इंग्लिश में फंक्शन वर्ड से बना है फंक्शनलिस्ट। आगे चलकर कंसेप्ट में आएगा फंक्शन, डिसफंक्शन, प्रकार, अकार्य, तो उसकी चर्चा हम आगे चलकर करेंगे। अभी पहले परिभाषा से हम निवृत्त हो जाए। तो स्ट्रक्चर शब्द के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग अर्थों में इसकी व्याख्या की है। उनमें से प्रकारवादियों ने इसका अर्थ समाज व्यवस्था के नियमित, स्थापित एवं ठोस पक्षों से लगाया है। प्रकारवादी का मतलब है कि समाज के द्वारा, समाज के व्यक्तियों के द्वारा किए गए वैसे कार्य जो समाज के विकास में सहयोगी हो, उसे हम प्रकारवादी कहते हैं। जैसे अभी आप लोग क्लास में बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे ध्यानपूर्वक लेक्चर को सुन रहे हैं और कुछ बच्चे अपने मोबाइल फोन ऑन करके गाना सुन रहे हैं। तो जो बच्चे ध्यानपूर्वक, शांतिपूर्वक क्लास का लेक्चर सुन रहे हैं, अपने टीचर की बातों को सुन रहे हैं, वह हो गया प्रकारवादी। और वैसे बच्चे जो क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिस्टर्ब कैसे कर रहे हैं? मोबाइल फोन ऑन कर दिया और गाना फुल वॉल्यूम में सुन रहे हैं, उससे पूरी क्लास को डिस्टर्ब हो रही है, पूरा क्लास का वातावरण अशांत हो गया। तो क्लास के वातावरण को अशांत करना डिसफंक्शन हो गया, और क्लास में शांति व्यवस्था कायम करने में सहयोग देना, यह आपका प्रकारवादी का हो गया। तो वैसे कार्य जो किसी काम को करने में सहयोग प्रदान करता हो, वह प्रकार कहलाता है। वैसे कार्य जो किसी काम को करने में बाधा उत्पन्न करता हो, वह अकार्य कहलाता है। तो इसी तरह आप समझें, जो प्रकारवादी समाजशास्त्री हैं, उन्होंने कहा है कि समाज व्यवस्था के नियमित, स्थापित एवं ठोस पक्षों को करने में स्ट्रक्चर शब्द का प्रयोग किया है। कार्ल मार्क्स ने भी कहा है कि संरचना का तात्पर्य समाज की मूल आर्थिक संरचना से है। लेवी स्ट्रॉस एक अलग विद्वान है, उन्होंने कहा है कि संरचना को सामाजिक इकाइयों का अमूर्त स्तर पर व्यवस्थीकरण मानते हैं। लेवी स्ट्रॉस ने कहा है कि संरचना को सामाजिक इकाइयों का अमूर्त स्तर पर व्यवस्थीकरण ही संरचना है। उसी तरह से इमानुएल दर्कहाइम ने भी संरचना को बताया है। इन्होंने संरचना को स्वतंत्र सत्ता के आधार पर मानव संबंधों के रूप में देखा है। अब संरचना क्या है? तो मानव संबंध। तो मानव संबंध का निर्माण होगा। मानव संबंध का निर्माण देखिए, मैं बता दूं आपको
इस संबंध का निर्माण कैसे होता है। व्यक्ति हैं, जब व्यक्ति में स्त्री पुरुष दो व्यक्तियों की शादी होती है तो विवाह संस्कृति हमारी है। उसके बाद शादी के पश्चात परिवार का निर्माण होता है। इस तरह से परिवार फिर बड़ा होता है तो ये एक संरचना का निर्माण आरंभ हो जाता है। अब समाज को चलाने के लिए बहुत सारे नियंत्रण करने की पद्धति विकसित होती है। उस पद्धति को लागू करने के लिए न्यायालय का निर्माण होता है, कानून बनती है, पुलिस व्यवस्था होती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ये सब क्या है? समाज की संरचना है। समाज को एक सही ढंग से, सुचारू ढंग से चलाने के लिए संरचना का निर्माण किया जाता है और यह उसके अंतर्गत इतनी सारी व्यवस्थाओं का भी ख्याल रखा जाता है। और ये सब जितनी संरचनाओं का निर्माण होगा सबों में मानवीय संबंध होगा, उस परिप्रेक्ष्य में दुर्खाइम ने बताया है। तो अब मेरे समझ से मैक्यावर एवं पेज की परिभाषा को समझने में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए एक चीज और मैं बता दूं कि सामाजिक संरचना में सामाजिक संबंध का आधार क्या क्या होता है। उसके लिए व्यक्तियों की संख्या आवश्यक है, नियमों का होना आवश्यक है, मूल्य होंगे, आदर्श होंगे, व्यक्तियों के बीच अधिकार एवं प्रतिष्ठा का वितरण तथा संरचना के समान लक्ष्य भी महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, न्यायालय की बात की, जिला प्रशासन की बात की, विद्यालय की बात की, कॉलेज की बात की, उसी तरह से इन सब के बीच एक मानवीय अंतः संबंध होगा, मानवीय अंतः क्रिया होगी। तो नटशेल में मैं बता दूं कि मैक्यावर एवं पेज ने पूरे समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के चारों बगल घेर रखा है। जब हम सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, मैक्यावर एवं पेज की प्रोमिनेंट पुस्तक है सोसाइटी। ये आप जान लें, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आएगा कि सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। तो मैक्यावर एवं पेज ने ही सोसाइटी पुस्तक लिखी है। इनकी पुस्तक का नाम है सोसाइटी। सोसाइटी को जब परिभाषित करेंगे मैक्यावर एवं पेज के द्वारा, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है, सोसाइटी इज अ वेव ऑफ सोशल रिलेशनशिप। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। तो अब मुझे विश्वास है कि आपको मैक्यावर एवं पेज की परिभाषा समझ में आ गई होगी। यदि कुछ परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, फिर से मैं इसे समझाने का प्रयास नेक्स्ट क्लास में करूंगा। अब जॉनसन की परिभाषा के बारे में थोड़ी संक्षिप्त चर्चा मैं कर दूं। इन्होंने लिखा है कि सोशियोलॉजी इज ए साइंस दैट डील्स with social groups, their internal forms or modes of organization and the relation between groups। अब मैं इसकी व्याख्या फिर से करता हूँ और स्पष्ट करता हूँ। जॉनसन के द्वारा जो परिभाषा दी गई है, उनके अनुसार समाज का निर्माण वस्तुतः अंतः संबंधित समूह के द्वारा होता है। उन्होंने लिखा है, सोशियोलॉजी इज ए साइंस दैट डील्स विथ सोशल ग्रुप्स, देयर इंटरनल फॉर्म्स और मोड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द रिलेशन बिटवीन ग्रुप्स। तो इन्होंने सामाजिक समूहों पर विशेष ध्यान दिया है। इनका कहना है कि समाजशास्त्र सामूहिक संबंधों और सामूहिक जीवन पर विशेष बल दिया है। इनके अनुसार समाजशास्त्र में सामाजिक समूहों का अध्ययन किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि सामाजिक समूह व्यक्तियों के बीच उत्पन्न होने वाली अंतर क्रियाओं की व्यवस्था से है।
इंटरनल फॉर्म, देखिए सोशल ग्रुप्स एंड देयर इंटरनल फॉर्म, उसके आंतरिक स्वरूप क्या है, मोड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द रिलेशंस बिटवीन ग्रुप्स, और समूहों के बीच में क्या संबंध है, इसका अध्ययन समाजशास्त्र करता है। अब मैं आपको फिर से, जब इतनी सारी परिभाषाओं की चर्चा हम करते हैं तो आपको उस परिभाषा को परिभाषित करने में थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, तो मैं इस कन्फ्यूज़न को दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप अगर पेन वगैरह है तो आप पेन ले लें। आप यह कर सकते हैं कि समाजशास्त्र की परिभाषाओं का वर्गीकरण करके आप एक टेबल फॉर्म कर लें। जैसे आप एक लाइन ड्रॉ करें ऐसे, इसमें कैटेगरीज कर लें 1, 2 और 3। अब 3 कैटेगरी में क्या क्या है। फर्स्ट कैटेगरी में हम वैसे समाजशास्त्री को रखते हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का विज्ञान माना है। तो फर्स्ट कैटेगरी में आप यहाँ लिखें सामाजिक संबंध, सामाजिक संबंध। इसके अंतर्गत नंबर 1, 2, 3 करके लिखें कि सामाजिक संबंध के अंतर्गत वैसे समाजशास्त्री जो समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का विज्ञान मानते हैं, उनमें मैकइवर एवं पेज का नाम लिखें, लुंडबर्ग का नाम लिखें, गिलिन एवं गिलिन का नाम लिखें। ये दूसरी कैटेगरी में आप रख सकते हैं वैसे समाजशास्त्री जिनके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसमें आप कल इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था कि मॉरिस गिन्सबर्ग जो है उनको हम दूसरी कैटेगरी में रख सकते हैं। उसके बाद आप मैक्स वेबर की भी बात कर सकते हैं। मैक्स वेबर को भी सामाजिक क्रियाओं के अंतर्गत माना गया है। मैक्स वेबर ने कहा भी है कि वैसी सारी क्रियाएं सामाजिक हैं जिन क्रियाओं को करने वाला कर्ता कुछ अर्थ प्रदान करता है। इसकी भी चर्चा हमने लेक्चर 1 में किया था। तो इनमें 2 विद्वानों का नाम लिखे आप, मॉरिस गिन्सबर्ग और मैक्स वेबर। तीसरी कैटेगरी में है जॉनसन का नाम, जिन्होंने सामाजिक समूह के बारे में लिखा है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है। इस तरह से हम समाजशास्त्र की परिभाषाओं का वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला वर्गीकरण है सामाजिक संबंधों का विज्ञान, दूसरा है सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन, तीसरा है सामाजिक समूह का अध्ययन। फर्स्ट कैटेगरी में मैकइवर एवं पेज, लुंडबर्ग, गिलिन एवं गिलिन का नाम लिख सकते हैं। दूसरी कैटेगरी में मैक्स वेबर और मॉरिस गिन्सबर्ग का नाम आप लिख सकते हैं। तीसरी कैटेगरी में जॉनसन का आप नाम लिख सकते हैं। ऐसा करने से आपको आसानी होगी। जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे तो उसमें ये कैटेगराइजेशन जो है आपको काफ़ी मदद पहुंचाएगा। तो ठीक है, हम एक बार फिर से समाजशास्त्र को संक्षिप्त में इसकी परिभाषा को 2 पंक्ति में मैं बता दूं कि समाजशास्त्र क्या है। समाजशास्त्र की परिभाषा जब आपको लिखने के लिए मिलेगी तो आप क्या लिखेंगे? हाँ, तो आप इसको इस रूप में लिखें कि समाजशास्त्र एक वैसा विज्ञान है जो समाज में घटित हो रही सामाजिक घटनाओं, सामाजिक संबंधों, सामाजिक अंतःक्रिया एवं सामाजिक समूहों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यहाँ पर संपूर्ण परिभाषा को मैं समाप्त करता हूँ। अब मैं आपको समाजशास्त्र का क्या सब्जेक्ट मैटर है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी पर मैं व्याख्यान दूंगा, जिसे आप बारीकी से सुने और समझें। ये फर्स्ट चैप्टर को समझना सबसे आवश्यक है। यहाँ इसी फर्स्ट चैप्टर में सब कुछ छिपा हुआ है, पूरा सोशियोलॉजी का सिलेबस छिपा हुआ है, या सोशियोलॉजी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सब कुछ इसी में है। आगे चलकर बहुत सारी बातें आएंगी, लेकिन ये फर्स्ट चैप्टर जब आप समझ लेंगे तो एक नक्शा जो है समाजशास्त्र का दिमाग में आ जाएगा
कि आपको क्या क्या पढ़ना है। जब तक एक फ्रेम आप नहीं करेंगे, थोड़ी सी मैं बात बता दूं रिसर्च की बात, जब आप सोशल रिसर्च करेंगे, जब आप अगर जो एमए कर रहे हैं, एमए के पश्चात वो पीएचडी करेंगे, तो रिसर्च करने से पहले एक हाइपोथेसिस होती है, उसके बाद एक रिसर्च डिज़ाइन होता है। तो पहला जो चैप्टर है ये डिज़ाइन है, पूरी सोशियोलॉजी का एक डिज़ाइन है, इसलिए इसको बारीकी से आप समझेंगे। तो अब मैं शुरू करूंगा सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। अब आपको मैं समाजशास्त्र क्या विषय वस्तु क्या क्या है इसके बारे में यहाँ पर मैं दिखा दूँ आपको, डिस्प्ले हो रहा है। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी। सोशियोलॉजी क्या है? समाज का अध्ययन है। द साइंस ऑफ सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन का विज्ञान है, सामाजिक संबंधों का विज्ञान है। द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ग्रुप्स, मनुष्य का समूह में कैसा व्यवहार होगा, इसके बारे में भी समाजशास्त्र अध्ययन करता है, ये इसकी विषय वस्तु है। द स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, समाजशास्त्र का एक सब्जेक्ट मैटर क्या है? द स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप, सामाजिक संबंधों का स्वरूप कैसा होगा या कैसा है। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन, समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। फिर द स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप्स एंड सोशल सिस्टम, समाजशास्त्र सामाजिक समूहों एवं सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करता है। ये कुल जो पॉइंट्स हैं ये हमारे सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है। अब आप ये भी जान लें कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में थोड़ी बहुत जो है समाजशास्त्रियों के बीच में भ्रम की स्थिति भी बनी हुई है। अलग अलग विद्वानों ने समाजशास्त्र के विषय वस्तु को अलग अलग भागों में बांटा है, उतने विस्तार से हम नहीं जाएंगे। जो एक समग्र समाजशास्त्रियों की बातों को जब हम ले लेते हैं, उसके आधार पर हम सब्जेक्ट मैटर को बांट रहे हैं यहाँ पर कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है, समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान सोशल लाइफ है, द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप है, सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, मानवीय व्यवहारों का अध्ययन करता है, समूह के अंतर्गत जो मानव का व्यवहार है उसका अध्ययन करता है। द स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप, सामाजिक संबंधों के स्वरूप कैसे हैं, किस रूप में हैं, उसका अध्ययन करता है। द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन, सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। उसके बाद द स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप्स एंड सोशल सिस्टम, सामाजिक समूह एवं सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन समाजशास्त्र करता है। अब इसके पश्चात हम देखेंगे कि नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है, इसको भी समझना आवश्यक है। मैं अभी पॉइंट्स को बता रहा हूं कि सोशियोलॉजी इज एन इंडिपेंडेंट साइंस। सोशियोलॉजी क्या है? एक स्वतंत्र विज्ञान है। समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान है। सोशियोलॉजी इज ए सोशल साइंस नॉट ए फिजिकल साइंस। समाजशास्त्र क्या है? एक सामाजिक विज्ञान है, न कि एक भौतिक विज्ञान है। सोशियोलॉजी इज ए कैटेगोरिकल नॉट ए नॉर्मेटिव डिसिप्लिन। समाजशास्त्र क्या है? एक कैटेगरीज में बटा हुआ है, इस एक कैटेगोरिकल साइंस है, न कि नॉर्मेटिव डिसिप्लिन है। नॉर्मेटिव आदर्शात्मक नहीं है। सोशियोलॉजी इज प्योर साइंस। समाजशास्त्र क्या है? शुद्ध विज्ञान है, नॉट ए अप्लाइड साइंस। समाजशास्त्र को कहा गया है यह एक शुद्ध विज्ञान है, अप्लाइड साइंस नहीं है। सोशियोलॉजी इज रिलेटिवली एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस नॉट ए कॉन्क्रीट साइंस। समाजशास्त्र क्या है? अपेक्षाकृत वह एक अमूर्त विज्ञान है, न कि मूर्त विज्ञान है। सोशियोलॉजी इज जनरलाइजिंग नॉट ए पर्टिकुलराइजिंग और इंडिविजुअलाइजिंग साइंस। समाजशास्त्र एक क्या है? जनरल साइंस है, एक पर्टिकुलर एक व्यक्तिगत विज्ञान नहीं है। सोशियोलॉजी इज बोथ रैशनल एंड एम्पिरिकल। समाजशास्त्र के बारे में कहा गया है समाजशास्त्र क्या है? रैशनल भी है और एम्पिरिकल भी है। इस तरह से ये समाजशास्त्र की प्रकृति है। प्रकृति का मतलब आप समझते होंगे
कि प्रकृति शब्द का प्रयोग समाज शास्त्र के लिए क्यों किया गया। मैं बता दूं थोड़ा सा अलग हट करके। जैसे आप किसी के बारे में पूछते हैं कि उस व्यक्ति का स्वभाव क्या है, प्रकृति क्या है। आपके घर में बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, आपस में आप चर्चा करते हैं, वह व्यक्ति अच्छे नहीं है, बड़ा निरस व्यक्ति हैं, सरस व्यक्ति नहीं है। कोई बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करते हैं तो कहते हैं बहुत मजाकिया किस्म के व्यक्ति हैं। तो यह शब्द जो है उनके स्वभाव को, उनकी प्रकृति को बताता है, स्पष्ट करता है। उसी तरह सभी विषयों का भी एक नेचर है, एक प्रकृति है, एक स्वभाव है। तो समाजशास्त्र का स्वभाव क्या है? समाजशास्त्र विषय, इतिहास की भी अपनी एक प्रकृति है, पॉलिटिकल साइंस का भी एक नेचर है, इकोनॉमिक्स का भी नेचर है, साइकोलॉजी का भी एक नेचर है, फिलॉसफी का भी नेचर है। तो इस तरह से जब किसी भी विषय के बारे में आप जानते हैं या पढ़ना आरंभ करेंगे तो उस विषय की प्रकृति को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक इसको आप नहीं समझेंगे तो इसके अंतर्गत, समाजशास्त्र के अंतर्गत जो आप बेसिक जो कंसेप्ट पढ़ेंगे उसको आप नहीं समझ पाएंगे। तो समाजशास्त्र में जितनी भी अवधारणाएं हैं उन सबों के बारे में जानने से पहले समाजशास्त्र का नेचर क्या है उसी रूप में आपको प्रमाणित करना होगा अपने कंसेप्ट को। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि देखिए यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है कि सोशियोलॉजी इज बोथ रैशनल और एम्पिरिकल। समाजशास्त्र दोनों है, रैशनल मतलब तार्किक भी है और तथ्यात्मक भी है, खोज भी कर सकते हैं। कहा भी गया है कि सोशियोलॉजी इज प्योर साइंस नॉट ए अप्लाइड साइंस। अब प्योर साइंस का मतलब क्या होता है? शुद्ध विज्ञान। तो विज्ञान क्यों कहेंगे? कि विज्ञान एक पद्धति है, अध्ययन करने की पद्धति है। उस पद्धति की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। आज मैं आपको नेचर ऑफ सोशियोलॉजी का केवल पॉइंट्स के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्लास में मैं एक एक पॉइंट्स को विस्तार से समझाऊंगा। अब विषय थोड़ा गंभीर होता चला जाएगा। इस गंभीरता को आप समझें और धीरे धीरे आप विषय की मूल वस्तु पर आ रहे हैं और धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट मिलने लगेगा। अभी तक शुरू में क्या होता है, किसी विषय के बारे में बहुत जल्दी अभिरुचि उत्पन्न नहीं होती है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि विषय को रोचक बनाऊं और समझ आपकी बनती चली जाए। विषय के बारे में जो एक स्पष्ट छाप, एक इमेज का फॉर्मेशन हो। सब्जेक्ट के बारे में जब तक आपके मस्तिष्क में सही छाप नहीं बनेगी, अप्रोच आपका नहीं बनेगा, तो आप विषय को सही ढंग से व्याख्या नहीं कर पाएंगे। जो प्रश्न उत्तर जब लिखने की बारी आएगी तो वहीं पर आपकी जानकारी, आपकी विद्वता या मैंने जो आपको लेक्चर दिया है वो कहाँ तक आपके लिए उपयोगी होगा वह वहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं अभी आपको एक एक करके बेसिक बात को बता रहा हूँ। आप घबराएंगे नहीं। लेक्चर तो बहुतों का सुना, आपने सुन भी रहे हैं, लेकिन मैं भी सुनता हूँ और बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं। फिर भी जब आप लिखने की बारी आती है वहाँ हम मिस्टेक कर बैठते हैं, गलती कर बैठते हैं। तो उसी प्रक्रिया को, उसी टेक्निक को समझना है। ठीक है, तो आज का क्लास मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आप सबों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।